भयंकर ठंड की वो रात। जनवरी की वो रात पहाड़ों पर ठंड किसी दुश्मन की तरह टूट पड़ी थी। बर्फ हवा में नहीं गिर रही थी बल्कि तीर बनकर चेहरे पर चुभ रही थी, जिसमें रास्ता, पेड़ और पहाड़ सब गायब हो चुके थे। घड़ी में रात के 12:20 हो रहे थे। मनाली की पहाड़ी सड़क पर एक काली कार धीमी रफ्तार से रेंग रही थी। उस कार के अंदर 4 लोग बैठे थे। अमन, उसकी पत्नी नेहा, दोस्त राघव, उसकी पत्नी श्वेता और ड्राइवर मोहन। अमन, मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। इतनी देर से एक भी गाड़ी नहीं दिखी। ठीक कह रही हो नेहा, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखा अमन, फिर शुरू हो गई दोनों। इसीलिए कहा था अकेले ट्रिप का प्लान बनाते, लेकिन नहीं, तुझे हर जगह बीवियों को साथ लेकर चलना होता है। अरे तो क्या गलत किया। अब देख, साथ में पार्टनर हो तो सफर और सुहाना हो जाता है। अच्छा, लेकिन ठंड भी देखो कितनी ज्यादा पड़ी हुई है। मेरी तो हालत खराब हो रही है ठंड के मारे। ये लो नेहा, तुम मेरी शॉल ले लो। वैसे तुम ठीक कह रही हो, ये भयंकर ठंड की रात है। अगर गलती से भी बाहर निकले तो ऐसा ना हो कि हम कहीं जम ही जाएं। अभी और कितनी देर लगेगी अमन? दिल्ली से यहाँ आते आते तो हालत खराब हो गई। नेहा, बस थोड़ी देर और। जीपीएस कह रहा है आगे गाँव है। साहब, जीपीएस यहाँ काम नहीं करता। इन पहाड़ों में कई बार रास्ते बदल जाते हैं। देख नहीं रहे कितनी भयंकर रात लग रही है। अरे मोहन भैया, डरावनी कहानियां मत सुनाइए। ठंड है इसीलिए माहौल ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी कार का जीपीएस अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमकी जिसमें लिखा था नो सिग्नल। अब कार के अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ ही दूरी पर सड़क 2 हिस्सों में बंट गई और दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे। अरे ये क्या, ये दो रास्ते? मोहन, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पहले कभी तुमने 2 रास्ते कटते हुए देखे ही नहीं। देखे हैं साहब, लेकिन साहब यहाँ पहले कभी 2 रास्ते नहीं थे। तो फिर सही वाला कौन सा रास्ता है? मतलब हमें कहाँ जाना है? पता नहीं मैडम। थोड़ी देर सोचने के बाद अब मोहन ने बायां रास्ता चुन लिया। लेकिन अब कार कुछ ही मिनट चली होगी कि अचानक इंजन बंद हो गया। ओहो, क्या हुआ मोहन? समझ नहीं आ रहा साहब। ठंड में गाड़ी ने साथ छोड़ दिया। पहाड़ों में गाड़ी के साथ ही अक्सर होता है, इसीलिए तो कहा था दिन में निकलते। अरे अब गप्पे मत मार, समझा? और देख क्या हुआ गाड़ी को। फिर मोहन नीचे उतरा। जैसे उसने बोनट खोला तो अचानक से उसके फोन की बैटरी की लाइट बंद हो गई। ओफो, अब ये क्या हुआ? तभी अचानक दूर से किसी औरत की आवाज आई, रुक जाओ, रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग सिहर गए। ये आवाज आपने भी सुनी ना? हाँ, आवाज तो आई किसी की। तभी धुंध के बीच एक परछाई खड़ी थी जो कि एक बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ी। इस रास्ते से मत जाओ, आज की रात ये सभी रास्ते जिंदा हो जाते हैं। आप कौन है? यहाँ इस ठंड में क्या कर रही हैं? मुझे इस भयंकर ठंड की आदत है। फिर अमन ने हिम्मत करके पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? अब औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कपकपाती आवाज में बोली, आज से कई साल पहले ऐसी ही एक रात एक गाड़ी ऐसे ही फंस गई थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहानी सुनानी शुरू की। 5 लोग थे, किसी शादी से लौट रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने गलत रास्ता चुन लिया और उनकी गाड़ी खाई में गिर गई और उस हादसे में मौत हो गई। ये सब सुनकर नेहा की सांस अटक गई। तो मैं रास्ता भटकने वालों की मदद करती हूँ। उस तरफ एक झोपड़ी डालकर उसी में रहती हूँ ताकि अगर कोई रास्ता भटक जाए तो उसे सही राह दिखा सकूं। लेकिन आप अकेले इस जंगल में कैसे रह लेती हैं? मुझे अब आदत हो गई है और इस जगह के पास रहती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बच्चों की रक्षा कर रही हूँ। और आज की रात वही रात है और तुम सब भी गलत रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। आगे तो बस एक खाई है। लगता है अम्मा यहाँ अकेले रहकर ना उल्टी सीधी बातें करने लगी। ये क्या बात हुई? आगे रास्ता नहीं है? अरे सड़क बनी है तो रास्ता भी तो हो गई ना। मोहन, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। साहब, अगर वो कुछ कह रही है तो उनकी सुन लो। मोहन, तुझे हमने ड्राइवर रखा हुआ है, उस अम्मा ने नहीं जो तुम उनकी बात सुन रहे हो। अब चलो गाड़ी स्टार्ट करो। राघव, वो बूढ़ी औरत तुम्हारी हेल्प के लिए आई है और क्या पता हमारे अच्छे के लिए ये सब कह रही हो। ओफो श्वेता भाभी, अब आप भी मत शुरू हो जाइए। मोहन, चलो तुम कार स्टार्ट करो। वो गाड़ी में बैठते ही है कि तभी अचानक जोरदार हवा चली और आसमान से बिजली चमकने लगी, जिसमें उन्होंने देखा कि सामने वाली सड़क गायब हो गई। उसकी जगह गहरी खाई दिखने लगी। ये देख उन सबके पसीने छूटने लगे। हे भगवान, अगर गाड़ी चलती रहती तो। कहा था ना मैंने, तुम गलती करोगे। मैं तुम लोगों की मदद के लिए ही बोल रही हूँ। तो अब क्या करें? यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? वहाँ ऊपर की तरफ मेरी झोपड़ी है। तुम लोगों में हिम्मत है तो चलो, वहाँ चलकर आज की रात तुम सब वहीं रहो। नहीं नहीं अमन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
ओफो, तुम ही तो बताओ अब क्या किया जाए नेहा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अब तुम सब मेरे पीछे पीछे चले आओ। अब वो सब लोग उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे पैदल चल पड़े। उस जगह बर्फ घुटनों तक थी। नेहा बार बार गिर रही थी। अमन, मुझसे नहीं चला जा रहा और ठंड के मारे तो मेरी हालत और भी खराब हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं हारेंगे, तुम हिम्मत रखो। चलो अब माता रानी का नाम जपते हुए आगे बढ़ते चलो। अब नेहा माँ दुर्गा का नाम का जप करते हुए चलने लगी, जिससे उसे थोड़ी ठंड कम लगने लगी। जैसे जैसे वो चढ़ाई करते जा रहे थे, उनकी ठंड भी कम होती जा रही थी। कुछ देर बाद वो चलते चलते उस तरफ पहुँचे जहाँ उन्हें बर्फ से ढकी हुई एक झोपड़ी दिखी। आओ बच्चों, ये है इस बुढ़िया की झोपड़ी। पहले उस बूढ़ी औरत ने वहाँ पर आग जलाई, जिसकी तपन से उन सबको काफी आराम मिला। एक बात बताओ अम्मा, तुम्हारा राशन पानी खत्म हो जाता है तो उसे लेने कौन जाता है? पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गांव है, वहीं लोग चढ़ाकर मतलब देकर जाते हैं। अरे वाह अम्मा, फिर तो तुम्हारी ऐश है। मतलब कुछ काम भी नहीं करना पड़ता और सामान भी मिल जाता है। चुप करो राघव, ये कैसी बातें कर रहे हो। चलो अब सो जाते हैं, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। अब वो बूढ़ी अम्मा खाट पर सो जाती हैं और बाकी सभी नीचे बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं। फिर जब अगली सुबह उन पांचों की आंख खुली तो वो रास्ता, वो धुंध, वो औरत वहाँ नहीं थे, बल्कि वो झोपड़ी एक मंदिर थी और सामने माँ दुर्गा की मूर्ति रखी हुई थी। ठंड अचानक कम हो गई और उस मंदिर के बाहर एक पत्थर पर लिखा था कि जो रास्ता भटकते हैं उन्हें कभी कभी रास्ते बचा भी लेते हैं। मतलब वो औरत हमें बचाने आई थी और वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा थी, जो बस हमारी मदद के लिए आई थी। हाँ, कई बार भगवान स्वयं हमारी रक्षा के लिए आ जाते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हर भयानक ठंड मौत नहीं लाती, कुछ ठंडी रातें जिंदगी की राह दिखाने आती हैं और प्रभु पर हमारी आस्था और बढ़ा देती। सुनीता, जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दो। बाहर काफी तेज आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर बारिश हुई तो हम लोग सोएंगे कहाँ? आप तो जानते हैं कि हमारी छत टूटी हुई है। एक तो ये ठंड, ऊपर से इस बारिश का कहर। भगवान जाने अब हम क्या करेंगे। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। भगवान हम गरीबों को कुछ ज्यादा ही परेशानी देते हैं। गरीबों की बढ़ती गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही और अमीरों की अमीरी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमीर लोग हम गरीबों को पैसा अपने घर और अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं, लेकिन हम लोगों को पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके माथे पर बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। सुनीता और मनोज काफी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में आशा बाहर आती है और अपने बहू बेटों से कहती है, मनोज, अंदर पलंग के नीचे एक बड़ी सी पन्नी रखी हुई है, जा जाकर झोपड़ी की छत पर वो पन्नी बढ़ा दे। अगर वो पन्नी हमने छत पर नहीं लगाई तो ये बारिश इस ठंड के साथ हमें मार डालेगी। पापा दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमारे पास ठंड से बचने के लिए ज्यादा जुगाड़ नहीं, और तो और हमारे पास एक गर्मा गर्म कंबल भी नहीं है, और ऊपर से ये बारिश हो रही है, ठंड और बढ़ रही है। पापा, इसलिए जाकर जल्दी से छत को ढक दीजिए, ताकि ज्यादा न सही पर थोड़ा बहुत ही सही हम इस बारिश से बच तो जाएंगे ना। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनीता, बाहर जो सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, तुम उसे पकड़कर खड़ी हो ना, मैं ऊपर जाकर अभी छत को ढक देता हूँ। मनोज की बात सुनकर अब सुनीता मनोज के साथ बाहर जाती है और सीढ़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है। मनोज भी अब अपनी झोपड़ी की छत को पन्नी से ढक देता है और नीचे घर में आ जाता है। उस बड़ी सी पन्नी को झोपड़ी की छत पर छापने से बारिश का पानी अंदर तो नहीं आता, लेकिन बाहर बढ़ती ठंड मनोज और उसके परिवार की जान लेने पर उतर आती है। पिंकी ठंड से थरथराने लगती है और आशा बूढ़ी होने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जिसे देख मनोज और सुनीता काफी परेशान हो जाते हैं। मनोज जी, आप जरा भी परेशान मत होइए। घर में कुछ सूखी लकड़ियां हैं, मैं उन्हें जला देती हूँ। उन लकड़ियों से ठंड भी काबू में रहेगी और बारिश से भी हमारा बचाव हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर में कुछ सूखी लकड़ियां जलाती है। उन जलती लकड़ियों की गर्माहट में अब आशा और पिंकी को काफी राहत पहुंचती है, पर अपने परिवार को इस तरह देख मनोज काफी परेशान हो जाता है। पूरी रात बारिश होती है और ठंड यूं ही बढ़ती जाती है। अगली सुबह मनोज जब उठता है तो देखता है कि अब उसके घर में पानी भर रहा है, जिसे देख वो काफी परेशान होने लगता है। झोपड़ी की छत पर डाली गई पन्नी जगह जगह से फट गई थी और रिसता हुआ पानी अब फर्श पर एक छोटी नदी का रूप ले चुका था। सुनीता, जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया। पानी अंदर आ गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पिंकी उठो, पानी आ गया है।
सुनीता तुरंत आशा और पिंकी को उठाती है और उन्हें उस ऊंचे हिस्से में ले जाती है जहाँ पानी कम जमा हुआ था। मनोज तुरंत टिन का डिब्बा उठाता है और फर्श पर जमे पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो वही पिंकी कांपते और खांसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत ठंड लग रही है और अब तो ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अभी पानी बाहर निकालता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, ये गरीब का नसीब है और कुछ नहीं। मनोज तुम दोनों क्यों परेशान हो? बेटा तुम अपनी पिंकी और सुनीता का ध्यान रखो, ये बारिश हमारे लिए प्रलय है। माँ आप ऐसी बातें मत कहो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, लेकिन मुझे काम पर जाना होगा। आज मजदूरी नहीं मिली तो हम रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ जी आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना, बाहर बहुत ठंड और कीचड़ है। ध्यान से जाना और ध्यान से काम करना। मनोज अपना फटा हुआ स्वेटर पहनता है और ठेकेदार से काम की उम्मीद में घर से निकल जाता है। लेकिन ठेकेदार के घर पहुंचने पर उसे निराशा ही मिलती है। एक नौकर उसे डांट कर कहता है, अभी साहब सो रहे हो और आप आज कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो, चलो जाओ यहाँ से। मनोज खाली हाथ और निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका दिल भारी था क्योंकि उसके पास शाम के भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था। जैसे वो घर पहुंचता है उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है। सुनीता काम नहीं मिला, ठेकेदार ने दरवाजा भी नहीं खोला और अपने एक नौकर को बाहर भेजकर मुझे कह दिया कि आज काम नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं जी? ये तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिंकी को बहुत तेज बुखार है, रात भर भीगी इसलिए ठंड लग गई। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मनोज तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे फटे हुए शॉल से लपेटकर डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल पड़ता है। वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं कि पिंकी को तेज निमोनिया है और इसे तुरंत दवाइयां चाहिए, इसीलिए जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करवा दो ताकि पिंकी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए हैं, मैं एक मजदूर हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं आपको बाकी पैसे कल सुबह काम पर जाते ही दे दूंगा, प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। माफ करना, बिना पैसे के दवाई नहीं दे सकता मैं, नियम तो नियम है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब मनोज का दिल टूट जाता है क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे लाचार कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी क्लिनिक में बैठी एक अजनबी महिला ये सब देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब आप अपनी फीस के चलते एक बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझसे फीस ले लीजिए और दवाई इन्हें दे दीजिए क्योंकि उनकी फीस मैं दे रही हूँ। उस दयालु महिला ने 400 रुपए दिए और मनोज से कहा कि वो अपनी बेटी को दवाई दे। मनोज अब अपनी गर्दन उस महिला के आगे झुका देता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मनोज दवाइयां लेता है और तेजी से घर की ओर भागता है। उसे लगा कि दुनिया अभी भी दया और मानवता से खाली नहीं हुई है। घर पहुंचकर मनोज सुनीता को पिंकी की दवाई दे देता है और वो दवाई पिंकी को खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद अब वो उसे गर्म कपड़ों से ढक देते हैं। अगले कुछ दिन तक पिंकी का बुखार धीरे धीरे कम होता है। मनोज को अब भी काम नहीं मिलता, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ मजदूरी जुटाने की कोशिश करता है। आप इतने उदास क्यों हैं जी? पिंकी अब ठीक हो रही है। मैं उस अजनबी महिला के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी मदद की। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की दवाई भी खुद नहीं खरीद सकते और उस ठेकेदार ने हमें एक दिन की मजदूरी भी नहीं दी। बेटा अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। तुम निराश मत हो, अब मौसम थोड़ा खुल गया है, तुम हिम्मत मत हारो। आप सब सही कह रहे हैं, मैं अब और नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना बल्कि उस महिला का कर्ज भी चुकाना है। सुनीता आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आज से सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी कमाने की कोशिश करूंगा। हम इस झोपड़ी को बदल कर रहेंगे, ये बारिश हमें तोड़ नहीं सकती। हम इस ठंड और इस गरीबी को हरा कर रहेंगे। हम आपके साथ हैं जी, हम जरूर जीतेंगे। मनोज अपने घर की टूटी फूटी दीवारों को देखता है। बारिश का पानी और ठंड उन्हें डरा नहीं पाई थी क्योंकि उनके पास आपसी प्रेम और अटूट साहस की गर्मी। Thanks for watching.